मौलाना फजल रहमान साहब का हुकूमत मुखालफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मशवरा, इमरान खान न्याजी साहब का चीफ जस्टिस को ख़त और इस्तीफ़ा देने का मुतालबा, ज़िमनी इलेक्शन और इंटरनेट की बंदिश और के अंदर तबाही, इमरान खान न्याजी साहब की अहलिया का मेडिकल, उसकी रिपोर्ट के अंदर इंकशाफात। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा आज के इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज़ करें। मगर वीलॉग शुरू करने से पहले मैं ये जिक्र करता चलूँ कि शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का आज यौम वफ़ात है। और हज़रत अल्लामा इकबाल साहब के बारे में कौन नहीं जानता। पाकिस्तान को उन्होंने ख्वाब दिया और उनकी शायरी के अंदर फ़लसफ़ा भरा है। पूरी दुनिया उनकी शायरी को मानती है, उनके फ़लसफ़े को मानती है और उनका जो बुलंद मकाम है उसको वो मानती है। तो मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, उनके लिए फ़ातिहा ख़वानी मैंने की है, आप भी उनके लिए दुआ गो हूँ। उनके दर्जात की बुलंदी के लिए फ़ातिहा ख़वानी भी करें और याद रखें कि अल्लामा साहब ने जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, तो उसकी तबीर के लिए बहसीत पाकिस्तानी हम क्या कर सकते हैं, हम पर क्या जिम्मेदारियाँ हैं और हम क्या कर सकते हैं। मुस्लिम उम्मा की यूनिटी के लिए उन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया था। तो क्या हम तमाम अपने इख्तलाफात भुलाकर अपनी कौमी सालमियत के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए, क्या हम बहसीत कौम इकट्ठा हो सकते हैं या नहीं, ये आप अपने आप से पूछिएगा। और यकीनी तौर पर मुस्बत जवाब ही है कि अगर आप अल्लामा साहब की सोच के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। तो अब आ जाते हैं जनाब के अंदर जो तबाही हो रही है वो कुदरती आफात हैं, बारिशें हैं। एक नेचुरल चीज़ है, आज बारिशें आती हैं, उसके ऊपर जो है ना ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। मगर ये इन चीज़ों को पॉइंट आउट करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। दुबई के अंदर भी बहुत तबाही मची है, पाकिस्तान के अंदर के और बलूचिस्तान के अंदर जो है ना ये बारिशों की वजह से तबाही है। मगर ये है कि जिक्र करने का मकसद ये था वहाँ की हुकूमतों की बेहसी। सिंध के अंदर मामूली बारिशें होती हैं, मामूली पानी खड़ा होता है, मीडिया यहाँ अफवाह वेला शुरू कर देता है और हर कोई हरा गारा उठ कर कोई यूट्यूब बना रहा है, कोई मीडिया के ऊपर चला रहा है, कोई सोशल मीडिया के ऊपर चला रहा है और वज़ीर आला सिंध के मुतालबा, उसके इस्तीफ़े का मुतालबा और पता नहीं क्या क्या जाना वो इल्ज़ामात की बौछार कर देते हैं कि जिस तरह ये पूरी दुनिया में नहीं, जिस सिर्फ सिंध में ये काम हो रहा है और बड़ी अनहोनी हुई। के अंदर जो हुआ है उसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब सिंध के अंदर स्पेशली जब ये होता है तो वहाँ पर आपको हुकूमत नज़र आती है, वज़ीर आला भी नज़र आते हैं, उधर मेयर भी नज़र आते हैं, हुकूमती नुमाइंदे भी नज़र आते हैं और पानी, बारिश के पानी को मिनिमम टाइम के अंदर वो क्लियर करते हैं। एक आध दिन के अंदर अंदर वो क्लियर कर देते हैं। रोड जो है ना वो वो यानी कि आम रूटीन के मुताबिक जो है ना उनको ट्रैफिक के लिए वो ओपन हो जाता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर। मगर के अंदर जो तबाही हुई है वहाँ पर तकरीबन कोई 5 दर्जन के करीब जो है ना वो शहादतें रिपोर्टेड हैं, हलाकतें रिपोर्टेड हैं। मगर वहाँ पर ना आपको जनाब कोई वजीर, ना कोई मशीर, ना ही जो कोई लोकल जो मेयर वगैरह लोकल बॉडीज़ की जो नुमाइंदे हैं, ना वो आपको नज़र आए, ना हुकूमती सतह के ऊपर किसी भी हुकूमत की सतह के ऊपर, ना सूबाई ना बल्दियाती कोई पैकेज वगैरह कोई ऐलान नहीं किया गया, लोगों की बहाली के लिए कोई एफर्ट नहीं की गई। तो ये उनकी बेहसी है जिसको हाईलाइट करना मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है और हमारे स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जिम्मेदारी है। जो सिंध के ऊपर तो लठ पकड़ कर चढ़ जाता है, मगर ये कि यहाँ पर बिल्कुल खामोश है, जिप अप है और ये सहाफ़ती बददियानती है अगर वो इस इशू को हाईलाइट नहीं करेंगे। कुदरती आफात हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर ये तीसरी हुकूमत है के अंदर पीटीए की और उसकी बेहसी मेरे भी सामने है, आपके भी सामने है। अब आ जाते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है पशीन से, बलूचिस्तान से। पशीन वहाँ से जहाँ से वो MNA मंतखब हुए हैं, के अंदर अपने आबाई हल्के से अंदर वो हार गए। तो मौलाना साहब ने फरमाया कि जब बलूचिस्तान उठता है पाकिस्तान उठता है। खैर ये एक स्टैंडर्ड सा नारा है और उन्होंने एहतजाजी तहरीक उन्होंने हुकूमत मुखालफ इसलिए की, उन्होंने
उनका ये दावा है कि 2018 से ज़्यादा धांधली 2024 के इलेक्शन में हुई और हुकूमत को चंद सीटों की खातर जो है ना ये कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए हुकूमत के इस्तीफ़े के लिए। मैं एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रहा हूँ, यानी कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको मशवरा दिया, जो कि बजा है मशवरा, क्योंकि जब जनरल इलेक्शन हुए उस वक़्त भी उन्होंने सिंध के अंदर एहतजाज किया, पाकिस्तान भर में कहीं भी एहतजाज नहीं किया। धांधली उनके साथ हुई है KPK के अंदर। एहतजाज वो कभी वो सिंध के अंदर कर रहे हैं, कभी बलूचिस्तान के अंदर से वो एहतजाज कर रहे हैं, पाकिस्तान के किसी भी सूबे के अंदर उनका एहतजाज नहीं बनता, क्योंकि किसी भी सूबे के अंदर उनके साथ धांधली नहीं हुई। तो KPK के अंदर धांधली है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी उनको यही मशवरा दिया, अगर आपने एहतजाज करना है तो KPK से आप जो है ना एहतजाज अपनी एहतजाजी तहरीक का ऐलान करें, जहाँ पर आपको धांधली है, जहाँ पर आपने इलेक्शन के दौरान भी जो है ना ये शिकवे शिकायत किए थे, गिला किया था आपने कि आपको इलेक्शन कैंपेन जो है ना ये चलाने नहीं दी जा रही। तो धांधली आपके पास मैसिव लेवल के ऊपर वहाँ पर हुई है। एहतजाज आप दूसरी जगह पर करते हैं तो कमाल है आपकी पॉलिटिकल सोच के ऊपर, जो है ना ये 21 तोपों की सलामी है आपको मौलाना साहब। और अब आ जाते हैं इमरान खान न्याजी साहब के। चले उससे कबल जो है ना ज़िमनी इलेक्शन पर जिक्र करते हैं। 5 कौमी और 16 सूबाई हल्के के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं और ज़्यादातर पंजाब के अंदर हैं। मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस की मअतली की जो है ना ये खबरें आ रही हैं। हुकूमत को इस तरह नहीं करना चाहिए, मगर यह कि ये हर हुकूमत इसी तरह करती है। ये हुकूमती स्ट्रेटजी की ये बहुत बड़ा फेलियर है कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जो है ना ये डाउन कर रही है। हुकूमत को अपना फुल प्रूफ सिक्योरिटी बनानी चाहिए इलेक्शन के लिए, ताकि स्मूथ जो है ना ये इलेक्शन हो सके। इलेक्शन के जो है ना इंतखाबात का जो भी नतीजा निकलेगा, ये भी हमें नहीं मालूम का नतीजा क्या निकलेगा, मगर इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो PTI ने उनके जो स्पोक्स पर्सन है रऊफ हसन सेक्रेटरी इतलात भी हैं कालबन भाई, तो उन्होंने बोला कि ये इलेक्शन के अंदर प्री पोल रिगिंग हो रही है। दूसरा उसके अंदर जो अहम चीज़ है इस वक्त, पहले PTI के जो हमारी याफ्ता अरकान थे वो आज़ाद हैसियत से है, फिर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन कर ली और अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लियामेंट्री पार्टी के होने के ऊपर भी एक सवालिया निशान था और है। और उनको मखसूस नशस्तें भी इसीलिए नहीं मिली क्योंकि उन्होंने एक ना तो बहसीत पार्टी इलेक्शन लड़ा, ना वो पार्लियामेंट्री पार्टी हैं, ना ही उन्होंने कोई लिस्ट जमा कराई मखसूस नशस्तों के लिए। तो इसलिए वो मखसूस नशस्तें उनको नहीं मिली, जिसका फड्डा KPK के अंदर जो है ना पड़ा हुआ, वो स्पीकर जो है ना वो ओथ नहीं ले रहे। तो अब जो है ना वो PTI के हमायत याफ्ता अरकान वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इंतखाबी निशान घोड़े के ऊपर लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो देखते हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लियामेंट्री जमात की हैसियत देने के अंदर, कामयाब दिलवाने के अंदर वो कामयाब होते हैं या नहीं। बहरहाल ये आने वाले दिनों में ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। अब आ जाते हैं इमरान खान न्याजी साहब के ख़त की तरफ। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा, जिसके कुछ मंदरजा था और बुनियादी तौर पर उन्होंने जो उसका एक मुश्तरका जो है ना नुक्ता है, चीफ जस्टिस साहब से उन्होंने इस्तीफ़े का मुतालबा किया। क्यों? उन्होंने इसलिए उन्होंने बोला कि तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान उसको मियां नवाज शरीफ साहब को तेज़ी से जो है ना क्लीन चिट मिल गई, आपने नोटिस नहीं लिया, इस्तीफ़ा दे दें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो है ना अपने ऊपर प्रेशर होने का वो ख़त लिखा, जिसको PTI अपने हक में इस्तेमाल कर रही है। वो इस तरफ लेकर जा रही है कि एजेंसियों के जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना इन जजेस के ऊपर प्रेशर था। हालांकि मैंने एक वीलाग में मैंने जिक्र किया कि इन जजों ने ज़्यादातर फैसले PTI के हक में दिए। उन्होंने बोला कि आपने उस ख़त के ऊपर नोटिस नहीं लिया, आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि 9 मई के वाक़े के अंदर जो बेगुनाह लोग मुलव्वस उनको मुलव्वस किया गया, गिरफ्तार किया गया, गलत मुकदमा बने, आपने इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया, तो आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। हालांकि 9 मई का इमरान खान न्याजी साहब ने खुद यानी ये खुद इकरार किया कि ये हमने खुद करवाया और लोगों की जहन साजी की। PTI का कई रहनुमाओं की इस सिलसिले में ऑडियो भी हैं, वीडियो भी हैं। और इमरान खान न्याजी साहब ने अपनी गिरफ्तारी के बाद जब जमानत के लिए वो आए अदालत के अंदर, अदालत ने उनको मजम्मत का कहा। इमरान खान न्याजी ने बोला कि अगर ये रेंजर मुझे गिरफ्तार करेगी तो एहतजाज इन जगहों पर नहीं होगा तो कहाँ पर होगा। अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो इससे ज़्यादा एहतजाज, इससे ज़्यादा संगीन एहतजाज होगा। यानी कि गोया कि वो 9 मई के वाक़े की जिम्मेदारी ले रहे हैं और अब बड़े मासूम बनकर चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि आपने सुबह मोटो नहीं लिया, इसके ऊपर तो आप जो है ना ये
استعفیٰ دے دیں۔ پھر وہ انہوں نے بولا ایک کمشنر راولپنڈی تھے غالباً لیاقت چٹھا ان کا نام، تو انہوں نے الیکشن کی دھاندلی کے لیے انہوں نے بولا کہ مجھ پر پریشر تھا، الیکشن رزلٹ ہم نے چینج کیے، اور اس طرح کا کر کے انہوں نے بولا کہ اس کے اوپر الیکشن کی جو دھاندلی ہے اس کے اوپر آپ نے نوٹس نہیں لیا، استعفیٰ دے دیں۔ پھر بہاولپور کے اندر جو ایک انسیڈنٹ ہوا، یعنی کہ جو پولیس والوں نے جو کیا ایک فوجی اہلکار کی اہل خانہ کے ساتھ، اور پھر بعد میں پولیس اسٹیشن کے اوپر جو ہماری فوج پاکستان کے دوستوں نے جو حملہ کیا، وہاں پر جا کر جو پولیس کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا، وہ بھی ایک قابل مذمت ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ اس کے اوپر آپ نے ایکشن نہیں دیا، اس لیے آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ تو بہرحال عمران خان عزیز صاحب کی خواہشیں ہیں، دیکھتے ہیں یہ انہوں نے لیٹر جو ان کا ہے یہ سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے سبمٹ کروا دیا، جمع کروا دیا، دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ اب عمران خان عزیز صاحب کی اہلیہ عدالت کے حکم سے ان کا میڈیکل ہوا، تو ان کی خواہش کے اوپر ہی، ان کے مطالبے کے اوپر ہی ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یونس صاحب کو شامل کیا گیا۔ ڈاکٹر عاصم یونس صاحب یہ اس چیز پر وزد تھے کہ الشفا سے جو ہے نا وہ کروایا جائے ان کا میڈیکل، جبکہ جیل حکام کہہ رہے تھے نہیں، سرکاری ہسپتال سے جو ہے نا کروانا ہے، پم سے کروانا ہے۔ تو بہرحال بالآخر یہ الشفا سے ہی ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوا، اور میڈیکل ٹیسٹ ان کا ہوا، ان کا الٹرا ساؤنڈ ہوا، اینڈوسکوپی وغیرہ ان کی ہوئی، اور جو رپورٹ ہے یہ رپورٹ ان کی بالکل کلیئر، زہر خوانی کے ان کے کوئی بھی اثرات ان سے نہیں ملے، کسی بھی طرف یہ اشارہ نہیں جاتا، بلکہ میڈیکل رپورٹ کے اندر اس چیز کا انکشاف ہوا کہ ان کے معدے کے اندر جو چلن ہے وہ کرکرے کھانے سے یا مسالہ جات یا اچار وغیرہ زیادہ کھانے سے ان کے معدے کے اندر جو ہے نا یہ جلن وغیرہ کے اثرات ہیں۔ گو کہ اس سمت جو ہے نا یہ بات جاری ہے، جو زہر خوانی کا پراپوگنڈا پی ٹی آئی نے کیا تھا وہ خود دم توڑ گیا۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ یہ زہر خوانی کا اگر کسی نے وہ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، یا کوئی نشہ کرتا ہے اس کا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ میڈیکل وہ ہوتا ہے بلڈ سیمپل سے یا یورین سیمپل سے۔ اور عمران خان عزیز صاحب کی اہلیہ نے عمران خان عزیز کی طرح جو ہے نا بلڈ سیمپل اور یورین ٹیسٹ دینے سے سرے سے انکار کر دیا کہ اس میڈیکل بورڈ کو میں نہیں دوں گی یہ سیمپل، یہ میں شوکت خانم کو دے سکتی۔ شوکت خانم کو کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر آپ اپنی من مرضی کی رپورٹ دے سکتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے میڈیکل بورڈ کو بلڈ سیمپل اور یورین سیمپل نہ دے کر عدالت حکم کی واضح خلاف ورزی کی ہے، توہین کی ہے عدالت کی۔ جس عدالت نے یہ حکم دیا تھا ان کے میڈیکل کروانے کے لیے، یہ اس کی توہین اب دیکھنا ہے یہ ہے کہ عدالت جو ہے نا اس کے اوپر کیا کارروائی کرتی ہے، ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تاکہ مستقبل کے اندر یہ الزام تراشی کا سلسلہ یہ بند ہونا چاہیے۔ اور چونکہ انہوں نے بڑے سنگین الزام لگائے تھے، کیونکہ کسی کو زہر دینا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور انہوں نے یہ الزام لگایا تھا جو کہ یہ ثابت نہیں کر سکے، اور جو ثابت کرنے والے جو سیمپل تھے بلڈ اور یورین کا وہ بھی انہوں نے عدالت کے حکم کے باوجود نہیں دیے۔ عدالت کو ایک تو اس کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے، دوسرا دوبارہ ان کو یہ پابند کرنا چاہیے کہ آپ اس میڈیکل بورڈ کو جو ہے نا اپنا بلڈ اور اس کے یورین کا آپ سیمپل دیں۔ تو یہ ان کا انکار کرنا، اس کے انکار کے اوپر بھی جو ہے نا یہ بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے کہ کیا کہیں یہ کسی، جس طرح عمران خان عزیز صاحب کے اوپر الزام تھا کوکین وغیرہ کا، تو کیا یہ بھی ڈرگ وغیرہ پر تو نہیں ہے؟ عمران خان عزیز صاحب کی بھی اہلیہ اگر جب تک یہ بلڈ اپنا یا بلڈ کے سیمپل یا یورین کے سیمپل نہیں دیتے تو یقینی طور پر یہ سوالیہ نشان یہ رہے گا، اور اس سوالیہ نشان کو کلیئر کرنے کے لیے جو زہر خوانی کا انہوں نے الزام لگایا اس کو کلیئر کرنے کے لیے بلڈ اور یورین کا ٹیسٹ بہت ہی ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ میرا ویڈیو کو واچ کرنے کا۔